कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडलो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीके सर दिल खोलकर स्वागत करता हूं। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण की आप सभी के लिए, तो श्री गणेश करते हैं आज की क्लास का बिना किसी देरी के। बिल्कुल लाड ले। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि किस देश ने 1 अगस्त 2023 से भारतीयों के लिए ई वीजा सुविधा शुरू की है? किसने शुरू की है 1 अगस्त 2023 से? क्या सिंगापुर ने की है, रूस ने की है, थाईलैंड ने की है, या जापान ने की है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए और एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके तेरा लाल दिखाएगा। तो लाल, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका रूस। कौन सा देश होगा इसका? रूस इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल डाल लो। तो रूस देश ने आपके 1 अगस्त 2023 से भारतीयों के लिए जो ई वीजा की सुविधा है वो शुरू कर दी है। ठीक है, बिल्कुल डाल दे। इसके अलावा बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर कि इराक ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए किस मीडिया प्लेटफॉर्म को अगस्त 2023 में सस्पेंड कर दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर? ठीक है, आजकल के नौजवानों को ये कीड़ा सा लग गया है, लत सी लग गई है इस चीज की। ठीक है, बिल्कुल। तो इंडिया में भी इस चीज को बैन कर देना चाहिए, जहां तक मेरा आइडिया माना जाए। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को टाइम खपाता है तो ये टेलीग्राम खपाता है। ठीक है, ये समय बार बार नहीं आता है लाड़ लो। जो एक बार समय निकल गया वो वापस नहीं आता है। समय एक ऐसी चीज है जो किसी का वेट नहीं करता। ठीक है, समय का सदुपयोग कीजिए। अगर आप एवरेज हो गए तो लाडले कुछ नहीं बचेगा इस जिंदगी में। ठीक है, सिलेक्शन होकर दिखाओ लाड़ दो, तब आपको मानेंगे। बिल्कुल लाडले, इराक ने जो राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए मीडिया प्लेटफॉर्म को अगस्त 2023 में सस्पेंड किया है, वो मीडिया प्लेटफॉर्म कौन है आपका? लाड़ दो, एक बार बताइए। देखें, बिल्कुल एक बार सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, किसको? टेलीग्राम को सस्पेंड कर दिया अगस्त 2023 में इराक ने। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि महत्वपूर्ण टिप्स। ठीक है, कि देश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजना आपके उत्तर प्रदेश यूपी में। कहां है? उत्तर प्रदेश यूपी में। और यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं, इसके बाद अगर महाराष्ट्र 2 नंबर पे आता है, मध्य प्रदेश 3 नंबर पे आता है और तमिलनाडु 4थे नंबर पे आता है। किसमें? आपके लघु सिंचाई योजनाओं में। ठीक है, बिल्कुल। सबसे ज्यादा गेहूं कहां होता है? आपके उत्तर प्रदेश यूपी में। ठीक है, सिंचाई की योजना है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। राजस्थान पिछड़ चुका है। बिल्कुल। बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की ओर कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 दूसरे स्थान पर कौन सा शहर रहा? कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में जो सूची जारी की गई थी उसमें जो दूसरे स्थान पर रहा था वो कौन रहा था, वो आपको बताना है। क्या इंदौर रहा था, थाने रहा था, श्रीनगर रहा था, या आगरा रहा था? आपको बताना है कि कौन रहा था दूसरे नंबर पे। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, कौन रहा था? आगरा रहा था लाडले। ठीक है, और बात करते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में जो दूसरे स्थान पे रहा था आपका आगरा, और पहले स्थान पे रहा था आपका इंदौर। लगातार इंदौर आपके फर्स्ट पोजीशन पे बना हुआ है। ठीक है, दूसरे स्थान पे आपका आगरा बना हुआ है, और आपके तीसरे स्थान पे कौन सा था? थाना बना हुआ था, और चौथे स्थान पे आपका श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, वो चौथे स्थान पे बड़ा हुआ था, और 5वां स्थान था आपके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, बिल्कुल लाल दे, यह आपको छाप के रखना। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके आगे, थोड़ी सी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं कि 10 लाख आबादी से ऊपर शहरों की श्रेणी में इंदौर ने 187 अंक के साथ, 187 अंकों के साथ देश में प्रथम स्थान हासिल किया। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करें रैंकिंग में, अगर शीर्ष 5 स्थान पर पाने वाले जो शहर है वो कौन कौन से? पहला इंदौर, दूसरा आगरा, तीसरा थाने, चौथा श्रीनगर, 5वां भोपाल। ठीक है, बिल्कुल सर। लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जय जय कार नहीं होती लाड़ लो।
बिल्कुल बात करेंगे अगले एक्शन की ओर। अगला एक्शन आपके सामने कि इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में नई प्रभारी नियुक्त किया है। क्या श्री प्रकाश को किया है, गीतिक श्रीवास्तव को किया है, डॉक्टर एम सुरेश कुमार को किया है, या सत्यजीत मजूमदार को किया है? किसको किया है एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर बता दीजिए। देखें बिना किसी देरी लगाए हुए बिल्कुल देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन बताता है। लाड़ लो, बिल्कुल छाप दीजिए। देखें इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में नई प्रभारी नियुक्त क्यों है, किसकी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है गीतिका श्रीवास्तव का प्रभारी के रूप में नियुक्त हुआ है आपके इस्लामाबाद पाकिस्तान में राजधानी, वहां पे भारतीय उच्चायोग के नई प्रभारी बनी हुई है। कौन बनी है? आपकी गीतिका श्रीवास्तव बनी है। ठीक है, इससे पहले कौन थे? डॉक्टर एम सुरेश। कौन थे? डॉक्टर एम सुरेश, तो जो इनके स्थान पे इन्होंने जगह ली है। ठीक है, बिल्कुल ये थे इनके स्थान पे आपके गीतिका श्रीवास्तव आई थी। अब बात करते हैं जब देश आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद जब प्रथम भारतीय उच्चायोग जो प्रभारी नियुक्त हुआ था वो कौन हुआ था? आपके प्रकाश, श्री प्रकाश नियुक्ति हुई थी। बात करते हैं सत्यजीत मजूमदार की। किसकी? सत्यजीत मजूमदार की बात करते हैं। इन्हें डॉक्टर विजय पटेल, कौन सी? डॉक्टर विजय पटेल मेमोरियल, डॉक्टर विजय पटेल मेमोरियल अवार्ड मेमोरियल अवार्ड 2023 मिला है। किनको मिला है? सत्यजीत मजूमदार को मिला है। ठीक है, बिल्कुल सर, इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, अवार्ड से सम्मानित। लिख लीजिए एक बार इसको भी, डॉक्टर विजय पटेल। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके आगे थोड़ी सी डिटेल्स है कि भारत ने पहली बार जब महिला को सौंपी पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की कमान। ठीक है, किसको सौंपी है? ध्यान में रखना ये नाम, गीतिका श्रीवास्तव को सौंपी है पहली बार। 1947 के बाद पहली बार महिला को यह कमान सौंपी है। ठीक है, सौंपने के पीछे कारण भी है कि अब तनाव भी कम हो चुका है। जैसे जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा हटा दी है, उसके बाद में 36A भी धारा हटा दी है, तो ये सहयोग बन गया। ठीक है, अब ज्यादा तनाव नहीं है, इसलिए यहां पे महिला को कमान सौंपी है। बात करें इसके बारे में तो भारतीय विदेश सेवा की वर्ष 2005 जो बैच था, उस 5 बैच की जो अधिकारी रही थी कौन? गीतिका श्रीवास्तव, जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय के हिंद प्रशांत प्रभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। प्रेजेंट टाइम में किस कार्य पे? संयुक्त सचिव के रूप में। ठीक है, बिल्कुल विदेश मंत्रालय के हिंद प्रशांत प्रभाग में, यह आपको ध्यान में रखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। बिल्कुल बात करेंगे इसके आगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2 दिवसीय अगस्त 2023 के दौरान कहां पर आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? जोहान्सबर्ग, सिडनी, जकार्ता, या इनमें से कोई नहीं? एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। देखें इसका राइट ऑप्शन जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, रोहित, अंकित, सुधांशु, फौजी भाई, मोहन, श्रीकेत, शारदा कुल्हारी, रोहित, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिवसीय जो अगस्त दौरा किया था आपके ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, उसमें जो भाग लिया था वो कहां पे लिया था? लाड़ लो, बिल्कुल बिल्कुल कहां लिया था? जोहान्सबर्ग, जो कहा है? दक्षिण अफ्रीका में। कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके आगे, महत्वपूर्ण टिप्स की बात कर लेते हैं। तो भूजल योजनाओं में अग्रणी राज्य कौन सा आ रहा है? उत्तर प्रदेश, यूपी, वही योगी आदित्यनाथ वाला राज्य है। बिल्कुल सर, ठीक है। सिंचाई परियोजना में भी प्रथम स्थान पे कौन है आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आपकी भूजल योजनाओं में भी पहले स्थान पे कौन रहा है आपका? यह भी लाडले आपका उत्तर प्रदेश रहा है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं अब आगे कि 2 नंबर पे महाराष्ट्र रहता है। किसमें? भूजल योजनाओं में।
3 नंबर पे मध्य प्रदेश एमपी रहता है, एमपी का स्थान है। चौथे नंबर पे तमिलनाडु का स्थान है और 5वें नंबर पे तेलंगाना का स्थान है। ठीक है, बिल्कुल सर, ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी। बिल्कुल सर, बात करेंगे इसके अगले एक्शन की कि ब्राजील आजादी से पूर्व किसके अधीन था। ब्राजील देश है जो आजादी से पूर्व किस देश के अधीन था, जैसे भारत आपके इंग्लैंड का, अंग्रेजों का, ठीक है, अंग्रेजों के गुलाम थे, तो आपके ब्राजील देश है वो पहले किसके अधीन थे? क्या चीन के थे, जापान के थे, पुर्तगाल के थे या रूस के थे? किसके थे यह आपको बताना है। बिल्कुल छाप दीजिए, देखें एक बार। बिल्कुल बिल्कुल पुर्तगालों के थे। किसके थे? पुर्तगालों के थे। और 7 सितंबर को यह स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कौन? ब्राजील देश, 7 सितंबर को। ठीक है, जैसा कि 15 अगस्त को भारत मनाता है, 1947 में आजाद हुए थे, उसी प्रकार ब्राजील आपका 7 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और 7 सितंबर 1822 को यह स्वतंत्र हुआ था पुर्तगालों से। और इसकी घोषणा किसने की थी? जो पुर्तगालों के जो स्वतंत्रता के रूप से जो घोषणा की थी वो किसने की थी? पुर्तगाली के जो राजा के पुत्र थे, पेड्रो डी अल्कंतारा। पेड्रो डी अल्कतारा, अल्कातारा, जो पुर्तगाली राजा थे उसके पुत्र थे। पुर्तगाली राजा के ये पुत्र थे जिन्होंने ये घोषणा की थी। कब? 7 सितंबर 1822 को। ठीक है, बिल्कुल सर, देख लीजिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट। देख लिया? बिल्कुल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में जो 23 के लिए जो शुभंकर की जोड़ी का अनावरण कहां किया गया। ठीक है, इसमें पूछा जा सकता है किसने किया, यह भी पूछा जा सकता है, तो पूरी चर्चा करेंगे। किस कहां किया गया था? गुरुग्राम, जयपुर, हिसार या अयोध्या? बिल्कुल छाप दीजिए, देखें। कम समय में सटीक क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। बिल्कुल, कहां किया था? गुरुग्राम में। कहां हुआ था? और गुरुग्राम में किया गया था। और गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम कहां पे? एक बार सभी बच्चे बताइए। देखिए गुरुग्राम, बिल्कुल हरियाणा में। कहां है? हरियाणा में। जयपुर जो आपकी राजस्थान की राजधानी कैपिटल, हिसार ये भी हरियाणा वहीं पे। ठीक है, यूपी अयोध्या में। ठीक है, इसके अलावा बात करें इस पुरुष के जो आपका शुभंकर जोड़ी थी वो कौन कौन थे? ठीक है, एक तो था यश धुल, एक तो यश धुल, ठीक है, और साथ ही में शेफाली वर्मा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर बल्लेबाज, और यश धुल जो अंडर 19 क्रिकेट टीम के मैन बल्लेबाज। इन्होंने इसकी जो आपकी शुभंकर जोड़ी का अनावरण किया था। कहां के? गुरुग्राम हरियाणा में अनावरण किया था। ठीक है, बिल्कुल सर, इसका भी लिख लीजिए एक बार। बिल्कुल, अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कि मौजूदा जो अंडर 19 विश्व कप की चैंपियन कौन थे? यश धुल, जो भारतीय अंडर 19 टीम ने जीता था आपका विश्व कप चैंपियन यश धुल। और साथ ही में शेफाली वर्मा ने 19 अगस्त को, कब? 19 अगस्त को अनावरण किया था गुरुग्राम हरियाणा में। और यह एक कार्यक्रम में जो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए शुभंकर, ठीक है, बिल्कुल, इस जोड़ी का अनावरण किया था। लिख लीजिए इसको भी एक बार। बिल्कुल, बात करेंगे इसके आगे कि चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? क्या VMM, LVM-3M4, विक्रम, प्रज्ञान या आदित्य L1 फर्स्ट? यह है LVM-3M4, ठीक है, या आदित्य L1 फर्स्ट? बताइए, देखें इसके बारे में एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रयान 3 के जो रोवर का नाम था वो क्या था?
प्रज्ञान था। कौन था? प्रज्ञान। अब बात करेंगे आपके इसके प्रज्ञान के अलावा थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं आपके विक्रम की। किसकी? विक्रम की बात कर लेते हैं। तो विक्रम क्या था इसके बारे में एक बार बताइए। देखिए विक्रम लैंडर मॉड्यूल था। कौन था? लैंडर मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल था। कौन? विक्रम था। ठीक है बिल्कुल सर। प्रज्ञान था आपका चंद्रयान 3 का रोवर। ठीक है बिल्कुल। आदित्य L1 फर्स्ट क्या थी? ये आपके सूर्य पर भेजे जाने वाले भेजी गई जो रॉकेट थी उस मिसाइल का नाम था। ठीक है बिल्कुल। उस मिसाइल का क्या नाम था आपके? आदित्य L1 फर्स्ट था। ठीक है। LV M3 M4 क्या थी? ये आपके चंद्रयान पे जो चंद्रमा पे भेजा गया था। चंद्रयान 3 जो मिसाइल थी रॉकेट थी उसका नाम था आपका LV M3 M4। ठीक है यह भी आपको ध्यान में रखना। अगर डेट ध्यान रख सकते हो तो 14 अगस्त को इसे पृथ्वी से चंद्रयान के लिए भेजा था। ठीक है। और चंद्रमा पे जो सफलतापूर्वक लैंडिंग करी थी इन्होंने तो 23 अगस्त को 6:04 पे सफलतापूर्वक लैंडिंग करी थी। ठीक है। कहां पे? चंद्रमा पे। ये दोनों डेट ध्यान में रखना। अगर आदित्य L1 फर्स्ट की इसकी डेट ध्यान रखो तो 2 सितंबर इसका भी ध्यान में रखना पृथ्वी से। ठीक है 2 सितंबर से इसे भेजा गया है। दोनों को इसरो ने भेजा है। किसने भेजा है? दोनों को ही इसरो के द्वारा भेजा गया है। और इसरो के जो अध्यक्ष है वो कौन है? एस सोमनाथ है। यह भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है बिल्कुल। लिख लीजिए इसको एक बार। आदित्य L1 फर्स्ट बिल्कुल इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल सर। ये क्या है इसका बारे में बताइए। तो बिल्कुल बता देते हैं। लाले जो सूर्य है और पृथ्वी है। ठीक है माना ये आपकी पृथ्वी है और यह सूर्य है। इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है। जबकि जो आपका आदित्य L1 फर्स्ट है वो आपके 15 लाख किलोमीटर तक ही जाएगा। 15 जो लाख किलोमीटर है वहीं तक ही जाएगा। 15 लाख किलोमीटर तक इस पॉइंट तक ही जाएगा और यहीं से जो सूर्य के परतें हैं उनका अध्ययन करेगा। ठीक है यहीं से 15 लाख किलोमीटर तक ही। ठीक है बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं नौसेना युद्धपोत विद्यागिरी को 17 अगस्त 2023 को लॉन्च किसने किया था? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री? इसके बारे में बता दीजिए। देखें कि भारत में जो नौसेना युद्धपोत विद्यागिरी को 17 अगस्त 2023 को जो लॉन्च किया था वो किसने लॉन्च किया था? इसके बारे में बताना है। एक बार बता दीजिए। देखें देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। आप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन। बिल्कुल बिल्कुल। नौसेना युद्धपोत जो विद्यागिरी 17 अगस्त 2023 को लॉन्च किया था वो आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है। जो नौसेना युद्धपोत है विद्यागिरी ये कौन से नंबर का है? 6वें नंबर का है। ठीक है। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। सबको पता है। ठीक है बिल्कुल। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है बिल्कुल सर। बात करेंगे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जिसे मोटा भाई भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बिल्कुल। देख लीजिए प्रथम आदिवासी महिला है। कौन है? प्रथम आदिवासी महिला भी है। बिल्कुल सर। हेलो जी बिल्कुल। प्रथम आदिवासी महिला कौन राष्ट्रपति? आपकी द्रौपदी मुर्मू बनी है। ठीक है बिल्कुल सर। बिल्कुल। अब बात करेंगे इसके आगे। इसके चर्चा कर लेते हैं आपके किसकी? इसका नाम याद रखना विद्यागिरी जी जो युद्धपोत है नौसेना का। ठीक है बिल्कुल। ये 6वां नौसेना स्टील्थ फ्रिगेट है। साथ ही में पहले 5 युद्धपोत जो नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी और हिमगिरी और
दूनागिरी है। ठीक है, यह ध्यान में रखना। पहला युद्ध पोत कौन सा है? नीलगिरी। दूसरा है उदयगिरी, और तीसरा है तारागिरी। चौथा कौन सा है? हिमगिरी। और पांचवा है दूनागिरी। ठीक है, जिसका जलावतरण आपके भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सर, देख लीजिए इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखें, बिल्कुल लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे। लिख लिया? बिल्कुल, शाबाश। बात करेंगे आगे कि जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व ऑटोमोबाइल उद्योग में कौन से पायदान पे पहुंच गया है? बिल्कुल, जो आपके ऑटोमोबाइल उद्योग है उसमें जापान को पीछे छोड़ दिया भारत ने, तरक्की कर ली है। बताइए देखे, और भारत ने जनसंख्या में भी तरक्की कर ली है, चीन को पीछे छोड़ दिया है, पहले स्थान पे आ चुका है। बिल्कुल, बताइए देखिए, पहले स्थान, दूसरा, चौथा या तीसरा, जापान को पीछे छोड़ते हुए। बिल्कुल, नौसेना युद्धपोत कहां किया? लाडे, कलकत्ता में जो हुगली नदी है उसके पास में जो स्थित है वहीं से इसका किया गया था युद्धपोत का जलावतरण। बिल्कुल, तो कौन से स्थान पे पहुंचा है कि जो आपके जापान देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व ऑटोमोबाइल उद्योग में कौन से स्थान पे पहुंच गया है? भारत। बिल्कुल, कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, पहले जापान था, अब भारत पहुंच गया है तीसरे स्थान पे। ठीक है, बिल्कुल। सिवाना का युद्ध कब हुआ था इसके बारे में एक बार सभी बच्चे बताइए। देखें, ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं, 1308, 1301 और 1303। इसके बारे में बताइए। देखें, सिवाना का युद्ध कब हुआ था? छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, 1308 में हुआ था सिवाना का युद्ध। किन किन के मध्य हुआ था? एक तो आपके अलाउद्दीन खिलजी, किन के? एक तो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इन्होंने ये युद्ध जीता था। किन के विरुद्ध जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने आपके वीर जो सातल देव है, ठीक है, वीर सातल देव के मध्य। वीर सातल देव के मध्य जो चौहान वंश का था, इनके मध्य ये युद्ध जीता था इन्होंने। ठीक है, और जीत के जो सिवाना का दुर्ग था उसको जीत लिया था। इस सिवाना के दुर्ग को जीत लिया था। ठीक है, और जीत कर अपने जीतने के पश्चात इसका जो नाम चेंजेस कर दिया था, क्या कह दिया था? खेराबाद कर दिया गया था, अपने बेटे के नाम पे, जिनका बेटे का नाम खिजर का था, उनके नाम पे इसे खेराबाद कर दिया गया था। आपके सिवाना के दुर्ग को जीत के उसका नाम चेंज कर दिया था वीर सातल देव चौहान को हराकर। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं 1301 में। तो 1301 में कौन सा युद्ध हुआ था? रणथंबोर का युद्ध हुआ था। कौन सा? रणथंबोर का। रणथंबोर का युद्ध हुआ था 1301 में। यह भी किन किन के मध्य हुआ था? आपके अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। ठीक है, इसमें बात करते हैं विजेता की। सबसे पहले कि जो रणथंबोर का युद्ध हुआ था उसमें विजेता कौन हुए थे? आपके जो आपके अलाउद्दीन खिलजी हुए थे, और इनके मध्य जो सामने कौन था? आपका राणा हमीर। कौन था? राणा हमीर था। राणा हमीर को इन्होंने हराया था 1301 में रणथंबोर में। ठीक है, जिसे रणथंबोर का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अमीर देव चौहान और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अमीर देव चौहान है ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, अब 1303 की बात करते हैं। तो 1303 में कौन सा युद्ध हुआ था? आपका चित्तौड़ का युद्ध हुआ था। कौन सा गुरुजी? 1303 में तो चित्तौड़ का युद्ध हुआ था। चित्तौड़ वाला युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाड़दे। यह भी आपके जो चित्तौड़ का युद्ध हुआ था, जो रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। किनके मध्य? एक तो रतन सिंह था और एक था वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी।
ठीक है, इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई थी। किसकी हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की इसमें जीत हुई थी। इस जीत के बाद में अपने जिनका पुत्र था, कौन था? खिज्र खां, जैसा कि हमने अभी बताया था। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र कौन था? खिज्र खां था। ठीक है, जैसे ही रणथंभौर पर यह आक्रमण हुआ था और आक्रमण के पश्चात खिज्र खां को यह जो चित्तौड़ सौंप दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल, और चित्तौड़ को सौंप कर इस चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया था? खिजराबाद। क्या नाम कर दिया था? खिजराबाद नाम चेंजेज कर दिया गया था। इसको भी एक बार लिख लीजिए, देखे। ठीक है, बिल्कुल, एक बार वापस समझाइए। बिल्कुल, 1308 में अलाउद्दीन खिलजी और वीर सातलदेव चौहान के मध्य सिवाना का युद्ध हुआ था, जिसमें सिवाना दुर्ग को जीतकर खैराबाद नाम कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा बात करते हैं 1301 में रणथंभौर का युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीरदेव चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो गई थी। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं 1303 में, जिसमें चित्तौड़ का युद्ध हुआ था और जिसमें रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो गई थी और रतन सिंह इसमें बुरी तरह से हार चुका था। और इससे जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जो आपके चित्तौड़ के युद्ध को, चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसको जीत के उनके बेटे अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को ये सौंप दिया था, खिज्र खां को, और जो चित्तौड़ का नाम चेंजेस कर दिया था खिजराबाद। ठीक है, बिल्कुल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। बिल्कुल, अब बात करते हैं इसके आगे कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? कुंभलगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़ या उदयपुर? देखते हैं एक बार इसका राइट ऑप्शन बिना किसी देरी के। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्मस्थली स्थान माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल। बात करते हैं इसके अलावा फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा? राव बिका, राव मालदेव, राव कल्याण या राव जोधा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में छपा हुआ मिला आपके राजस्थान पुलिस में। देखते हैं इसका सबसे पहले, बिल्कुल बिल्कुल, राव मालदेव को फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा कहा। ठीक है, बिल्कुल सर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की ओर कि सर्वग्राही रक्त समूह है कौन सा है? इसके बारे में बताइए। रक्त सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी या ओ? जल्दी से बता दीजिए एक बार। बिल्कुल, ग्राही यानी ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ, 4 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सर। नेगेटिव पॉजिटिव का आपको पता ही कि जिसमें आरएच कारक पाया जाता है, जिनमें आरएच कारक पाया जाता है वो तो पॉजिटिव कहलाते हैं, और जिनमें आरएच कारक अब्सेंट होता है वो नेगेटिव कहलाते हैं। ठीक है, होता कि सिर्फ ब्लड ग्रुप में ही तो होता है। जिनका ब्लड ग्रुप ए है और ए होने के साथ में जिनका ऊपर आरएच कारक पाया जाता है तो ए पॉजिटिव कहलाएगा, और जिसमें आरएच कारक नहीं पाया जाएगा और ब्लड ग्रुप ए है तो आपका ए नेगेटिव कहलाएगा। उसी प्रकार बी का होगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए है और उसमें आरएच कारक पाया जाता है तो बी पॉजिटिव, अगर जिसका ब्लड ग्रुप बी है और उसमें आरएच कारक नहीं पाया जाता तो बी नेगेटिव। इसी प्रकार चारों होंगे। ये तो हो गया समझ में। अब बात करिए ग्राही की, तो सब में सिंगल सिंगल दिख रहा है आपको वर्ड, केवल एक में डबल दिख रहा है। और डबल किसके पास होता है? ज्यादा संख्या किसके पास होती है? ज्यादा पैसा किसके पास होता है? जिसके पास ज्यादा होता है। तो ज्यादा इसमें से केवल एक के इसके पास की तो है, 2 संख्या इसी के पास तो है। बिल्कुल, तो यह हो गया सर्वग्राही। ठीक है, अब बात करते हैं गुरुजी सर्वदाता की। मतलब किसी को दान कर दिया तो दान करते ही हमारे पास क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है, 0 बच जाता है, नील, है ना। तो 0 के समान कौन सी संरचना है आपकी? ओ वाली है। तो सर्वदाता सबको दे देता है, ले सिर्फ ओ से ही सकता है। ये भी इसका मेन रेगुल है। ठीक है, यह ध्यान में रखना। विलियम हार्मन ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, यह भी ध्यान में रखना। आरएच कारक की मकाकारिसिस नामक बंदर में खोज की थी। ठीक है, यह भी ध्यान में रखना। इसके साथ ही आपके विनर नामक वैज्ञानिक ने और कार्ल लैंडस्टेनर नामक वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आपके इस रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है, बिल्कुल, लिख लीजिए इसको एक बार। बिल्कुल सर, बात करेंगे इसके आगे कि ट्यूबलाइट में आमतौर पर कौन सी गैस भरी जाती है? कि ट्यूबलाइट होती है उसमें जो आमतौर पर कौन सी गैस भरी जाती है यह आपको बताना है। जैसा कि आप को दिखा देते हैं, जैसा कि ये ट्यूबलाइट है। ठीक है, कौन सी? ये ट्यूबलाइट है। इस ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी है यह आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल सर। कौन सी? क्या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या आर्गन या नाइट्रोजन?
छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल लाडले, ऑर्गन गैस बरी होती है। कौन सी गैस बरी होती है? ऑर्गन गैस बरी होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये क्या करती है लाडले? 0.03% वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल। और आपके जो अग्निशमन यंत्र है उसमें भी ये पाई जाती है, जो आपके आग को जलने नहीं देती। ठीक है, बिल्कुल। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस, सबसे जहरीली गैस है। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं आपके नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की बात करते हैं वायुमंडल में। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 21% होती है। अगर ऑक्सीजन का पूछ लिया जाए तो आपकी 20.95। ठीक है, जबकि आपको ऑप्शन में कहीं देखने को मिलेगा आपको 21%। ठीक है, बिल्कुल सर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये थी आपकी आज की क्लास। ठीक है, बिल्कुल सर। आपको शाम को 6 बजे, फिक्स 6 बजे आएगी आपकी जीत बैच, जो दिल्ली पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसमें दिल्ली पुलिस साथ ही में RPF CRPF सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगी वो क्लास लेना ना भूले। इसी बीच आपके बीच से मैं DK सर क्लास से इजाजत लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।